हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट नेट करंट ड्रॉन फ्रॉम सोर्स। तो हमें सर्किट क्या दे रखा है, R1 की वैल्यू हमें गिवन है 4 ओम एंड XL हमें दे रखा है 3 ओम। R2 की वैल्यू हमें 6 ओम दे रखी है और XC हमें दे रखा है 8 ओम। R3 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 10 ओम एंड XL डैश की वैल्यू क्या है 10 ओम एंड XC डैश की वैल्यू क्या है 10 ओम और VRMS हमें 100 वोल्ट गिवन है। तो हमें नेट करंट जो होगा वो फाइंड आउट करना है, सोर्स से कितना ड्रॉ होगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, हम इस क्वेश्चन का प्रोसीजर थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो प्रत्येक ब्रांच है, ईच ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर हमें पता है कि जो एसी सर्किट होता है उसके अंदर यदि हम कोई कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, आर एल और सी तीनों में से दो या तीनों कंपोनेंट एक साथ यूज कर रहे हैं सीरीज के अंदर, तो हमारे पास करंट एंड वोल्टेज के अंदर कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस रहता है। वो फेज डिफरेंस किस प्रकार से होगा वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यदि हम किसी एसी सर्किट के अंदर क्या कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो करंट एंड वोल्टेज में से कौन लीड करेगा वो देख लेते हैं। इफ वी यूज फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इफ वी यूज फर्स्ट मैं बात कर लेता हूं आर इन एसी सर्किट। वी यूज इन एसी सर्किट में यहां पे लिख देता हूं इन एसी सर्किट। हम यूज क्या कर रहे हैं, आर यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो वोल्टेज एंड करंट होगा वो क्या होगा, सेम फेज के अंदर होगा। देन वी एंड आई, वी voltage and I current will be in same phase, will be in same phase। तो एक तो ये हमारा कंसेप्ट हो जाएगा। सेकंड हम क्या यूज करेंगे, सेकंड हमारे पास यदि हम क्या यूज कर रहे हैं, यदि L यूज कर रहे हैं यानी कि इंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो लीड करेगा करंट को बाय ए फेज ऑफ पाई बाई 2। वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 की फेज से जो वोल्टेज है वो लीड करेगा। थर्ड यदि मैं बात करता हूं कि हम ओनली कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो करंट है वो लीड करेगा, करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज ऑफ पाई बाई 2, फेज ऑफ पाई बाई 2। और फोर्थ मैं बात कर लेता हूं कि यदि हम आर एंड एल यूज करते हैं, इफ वी यूज आर एंड एल, तो हमारा क्या होगा, जो वोल्टेज है वो लीड करेगा, वोल्टेज लीड्स करंट आई बाय फेज ऑफ पाई, बाय फेज ऑफ फाई। तो किसी एंगल फाई से वो वोल्टेज जो है वो करंट को लीड करेगा। इसी तरह से यदि हम आर एंड सी यूज करते हैं, आर एंड सी, तो हमारे पास क्या होगा, जो करंट है वो लीड करेगा, करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज ऑफ फाई, किसी फेज एंगल फाई से वो लीड करेगा। और यदि हम क्या करते हैं, एल आर एंड सी तीनों यूज करते हैं, तो हमें इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग देखना होगा कि कौन सा कंपोनेंट लीड करने वाला है और कौन सा नहीं करेगा। तो ये मैं एक बार हटा देता हूं, क्योंकि ये जब हम सोल्व करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि कौन सा कंपोनेंट लीड कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो एक तो हमारा ये की कंसेप्ट हो जाएगा। सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम देख लेते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर क्या होता है। 8 रेजोनेंस, जो हमारे पास XL की वैल्यू है वो XC की वैल्यू के इक्वल रहती है रेजोनेंस की कंडीशन में। और इस समय जो Z होगा वो हमारा क्या आता है, Z की वैल्यू हमें मिलती है मिनिमम और वो वैल्यू होती है R के इक्वल। Z की वैल्यू मिनिमम होती है और R के इक्वल होती है। वो किस प्रकार से होगा, क्योंकि Z का जो फॉर्मूला हमारे पास रहता है वो क्या रहता है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर एंड इसका रूट ओवर। यदि XL और XC इक्वल है तो Z क्या आ जाएगा, मिनिमम, और किसके इक्वल आ जाएगा, R के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हम XL और XC को क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे, तो ये वैल्यू पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और z की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, r की इक्वल आ जाएगी। और थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा, जो हम बात कर रहे थे कि फेज एंगल किसी फेज एंगल फाई से लीड करेगा, तो उसको हम फेज एंगल को किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, उसको हम फाइंड आउट करते हैं tan के रिस्पेक्ट में, यानी कि tan फाई की हम बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, XL बाई R रहता है, या हमारे पास tan फाई की वैल्यू हो सकती है XC बाई R, या हमारे पास tan फाई की वैल्यू हो सकती है XL माइनस XC बाई R। ये वैल्यू हमारे पास हो सकती है XL माइनस XC बाई R। ये अलग अलग कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी। XL बाई R कब होगा, जब हम ओनली L एंड क्या यूज कर रहे हैं, L एंड R यूज कर रहे हैं। XC बाई R कब होगा ये, जब R एंड C यूज कर रहे हैं, R एंड C। और XL माइनस XC अपॉन R कब होगा, जब हम L R एंड C तीनों यूज कर रहे हैं। तो ये अलग अलग कंडीशन पे हम फाई की वैल्यू इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, की कंसेप्ट हो जाएंगे। और एक जो फोर्थ की कंसेप्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि किसी भी ब्रांच के अंदर या सर्किट के अंदर यदि हमें IRMS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो किस प्रकार से होगी, हमारे पास वो रहती है VRMS बाई Z। VRMS हमारे पास क्या है, वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, और Z हमारे पास इम्पीडेंस है, जिसको हमने पहले देख लिया कि किस प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यदि सॉल्यूशन की बात करें तो हमें क्वेश्चन के अंदर ये सर्किट शो कर रखा है। तो सबसे पहले मैं Z फाइंड आउट कर लेता हूँ सभी ब्रांचेस के लिए। तो फर्स्ट ब्रांच के लिए जो Z1 की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, ये जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Z का फॉर्मूला क्या रहता है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर बाई पावर, इस टोटल की पावर क्या आती है 1/2, या बोल सकते हैं कि इसके ऊपर होता है रूट। तो फर्स्ट Z1 फर्स्ट ब्रांच के लिए जिसके अंदर R1 हमें क्या दे रखा है 4 ओम एंड XL हमें क्या दे रखा है 3 ओम, और XC की वैल्यू क्या है 0 है। तो XC की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। R1 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और XL की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि XC की वैल्यू क्या है 0 है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो जो Z1 है ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 ओम। इसी तरह से जो Z2 है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R2 की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस XL हमारे पास है नहीं XC 8 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू रूट ओवर। तो Z2 जो है ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10 ओम। इसी तरह से जो Z3 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास R3 के इक्वल। Z3 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी R3 के। R3 की वैल्यू क्या है 10 ओम। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास जो XL डैश है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है XC डैश के, और जब XL की वैल्यू XC के इक्वल होती है तो हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर हमेशा जो Z है वो R के इक्वल आता है। तो ये हम तीनों ब्रांचेस के लिए हमने जो इम्पीडेंस है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करते हैं जो IRMS की वैल्यू होगी इन तीनों ब्रांचेस के अंदर। वो IRMS फर्स्ट ब्रांच के अंदर मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ IRMS फर्स्ट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी VRMS बाई Z1। VRMS की वैल्यू तीनों ब्रांचेस के लिए सेम रहेगी, क्योंकि तीनों ब्रांचेस पैरेलल कंडीशन के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज होती है ब्रांचेस के क्रॉस वो क्या रहती है सेम रहती है। तो VRMS की वैल्यू है 100 और Z1 की वैल्यू है 5, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 20 एम्पियर। इसी तरह से जो IRMS सेकंड ब्रांच के अंदर कितना करंट फ्लो होगा वो हमारे पास आ जाएगा VRMS बाई Z2। Z2 की वैल्यू कितनी है 10 ओम, तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर। और IRMS जो 3 है हमारा वो कितना आ जाएगा VRMS बाई Z3। Z3 की वैल्यू 10 ओम, तो ये भी 10 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी तीनों ब्रांचेस की क्या आ जाएगी, हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं कि नेट करंट कितना ड्रॉ होगा इस सोर्स से। बात करते हैं नेट करंट की। नेट करंट ड्रॉन फ्रॉम सोर्स। सोर्स से कितना करंट ड्रॉ किया है उसकी बात की जाए तो हमारे पास जो थर्ड ब्रांच है उसके अंदर इम्पीडेंस हमारा कितना आया था ओनली 10 ओम, क्योंकि XL और XC एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो R3 यानी कि इसके अंदर ओनली क्या लगा हुआ है रेजिस्टेंस। थर्ड ब्रांच के अंदर हमारे पास क्या है ओनली रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन है।
तो ओनली रेजिस्टेंस जब होगा तो वोल्टेज और जो करंट की फेज है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो इस कंडीशन के लिए जो फेज है वो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। एंड करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी इस कंडीशन में, I3 वो हमारे पास कितनी थी, 10 एम्पियर। फर्स्ट ब्रांच की यदि बात की जाए तो वहां पे हमने XL यानी कि L एंड R यूज्ड है, L एंड R यूज्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वोल्टेज है वो लीड करेगी, वोल्टेज लीड करेगी और करंट क्या करेगा, करंट लेग्स बाय फेज ऑफ फाई। और सेकंड ब्रांच के अंदर हमने क्या यूज किया है, R एंड C। तो यहाँ पे क्या करेगा, करंट करेगा लीड्स बाय फेज ऑफ फाई। अब हम यहाँ पे क्या बात करते हैं कि जो थर्ड ब्रांच का करंट, सॉरी सेकंड ब्रांच का करंट है वो लीड कर रहा है, सेकंड ब्रांच यानी कि I2 लीड कर रहा है किसी फेज एंगल फाई से। और I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास 10 एम्पियर। और I जो 1 है वो क्या कर रहा है, लेग्स बिहाइंड बाय फेज ऑफ फाई, या इसको बोल देते हैं फाई डैश। तो यहाँ पे करंट क्या है, I1 और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर। ये हमारे पास करंट की कंडीशन है। अब फेज एंगल की बात करें यदि, तो फेज एंगल किस प्रकार से बात करते हैं, हम फाई की बात करते हैं, 10 फाई हमारे पास क्या रहेगा, 10 फाई कौन सी ब्रांच का है, सेकंड ब्रांच का, फाई हमने सेकंड ब्रांच के लिए है। तो 10 फाई हमारे पास क्या हो जाएगा, XC/R। XC की वैल्यू कितनी है, 8, और जो R है उस ब्रांच का वो हमारा है 6। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 2 से इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3, यानी कि 10 फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/3। और किस एंगल पे जो 10 फाई की वैल्यू 4/3 होगी, तो वो हमारा हो जाएगा 53 डिग्री पे, ये 4/3 होता है। इसी तरह से यदि मैं 10 फाई डैश की बात करूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा XL/R। XL की वैल्यू है मेरे पास 3 और R1 की वैल्यू है मेरे पास 4 ओम। तो यहाँ से फाई डैश हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 37 डिग्री। यानी कि मैं फाई और फाई डैश की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये मेरे पास फाई कितना आ रहा है, 53 डिग्री, और फाई डैश मेरे पास कितना आ रहा है, 37 डिग्री। तो अब हमारे पास कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे क्या है मेरे पास, I3 जिसकी वैल्यू है 10 एम्पियर। यहाँ पे मेरे पास क्या है, I2 जिसकी वैल्यू है मेरे पास 10 एम्पियर। I3 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, और I1 ये मेरे पास है I1 जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 20 एम्पियर। पिछले डायग्राम में हमने क्या शो किया है, हमने 10 एम्पियर शो कर दिया गलती से, उसको थोड़ा सही कर लेते हैं। I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, I1 की वैल्यू तो हमारे पास है 20 एम्पियर। तो ये हमारे पास है वैल्यूज 20 एम्पियर। फेज एंगल है हमारे पास 53 डिग्री और ये फेज एंगल है हमारे पास 37 डिग्री। तो अब ये जो करंट है इसके कंपोनेंट ले सकते हैं हम। कंपोनेंट किस प्रकार से लेंगे वो देख लेते हैं। तो कंपोनेंट लेने के लिए जब मैं I2 का कंपोनेंट लूंगा इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, I2 cos 53 डिग्री। और ऊपर की डायरेक्शन के अंदर जब मैं कंपोनेंट लूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, I2 sin 53 डिग्री। इसी तरह से जो I1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, I1 cos 37 डिग्री। और नीचे की डायरेक्शन में मेरे पास कितना कंपोनेंट आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा I1 sin 37 डिग्री। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो इनमें से कुछ कंपोनेंट एक दूसरे को माइनस भी करेंगे या क्रॉस भी करेंगे। तो किस प्रकार से होगा, ये जो है यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे, इस लाइन के क्रॉस हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे उनको ऐड कर लेते हैं। तो वो कौन से कंपोनेंट होंगे हमारे पास, ये हो जाएगा I2 cos 53 डिग्री प्लस I3 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा I1 cos 37 डिग्री।
I1 cos 37 डिग्री। और अब एक बात मैं मान लेता हूं कि जो I2 साइन हमारे पास कितना है 53 डिग्री और I1 साइन हमारे पास है 37 डिग्री। तो इसमें से वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? I1 और I2 दोनों की वैल्यू क्या है 20 डिग्री एंड 20 एम्पियर और 10 एम्पियर। तो यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ 20 और साइन 37 डिग्री, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होती है 3/5। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 से ये 4 पे और ये आ जाएगी 12 एम्पियर। और इसी तरह से जो हमारा I2 साइन 53 डिग्री है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन 53 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है 4/5 और ये आ जाएगा हमारा 8 एम्पियर। तो यहाँ पे I1 साइन 37 डिग्री क्या है? ज़्यादा है, यानी कि यहाँ हमारे पास क्या बचेगा? ये हमारे पास बचेगा 12 एम्पियर माइनस ऊपर वाला यहाँ से माइनस कर देंगे 8 एम्पियर विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ये वैल्यू कितनी बच जाएगी? 4 एम्पियर हमारे पास बच जाएगी, 4 एम्पियर बच जाएगी कुछ इस तरह से। और इनका यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेट रिजल्टेंट आ जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ आई नेट। ये वो करंट होगा जो हम सर्किट से ड्रॉ करेंगे। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं आई नेट की। तो ये हमारे पास कितना आएगा? दो वेक्टर से रिजल्टेंट किस प्रकार से निकाला जाता है? ये हमारे पास होगा वेक्टर 1 का स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 का स्क्वायर और उसका रूट ओवर, इस तरह से हम निकालते हैं। तो वेक्टर 1 हमारे पास क्या है? वेक्टर 1 है ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन हमारा क्या है? वेक्टर 1। और ये जो नीचे हमने माइनस करके 4 एम्पियर निकाला है ये हमारा वेक्टर 2 है। तो यहाँ से इन सभी का वैल्यू निकाल लेते हैं। I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? I1 cos 37 है, तो I1 की वैल्यू है हमारे पास 20 एम्पियर और cos 37 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 4/5 प्लस I3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 एम्पियर प्लस I2 cos 53, I2 की वैल्यू है 10 और cos 50 की कितनी 53 की वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है? ये हमारे पास रहती है 3/5। ये हमारे पास क्या रहती है? 3/5। और इस पूरे का क्या हो जाएगा? इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये हमने तो सोल्व कर ही लिया पहले, इसकी वैल्यू तो हमने 4 पहले से निकाल रखी है और इसका क्या हो जाएगा? रूट ओवर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 32 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और रूट ओवर। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी? ये आ जाएगी 140 अंडर रूट के अंदर 140, यानी कि आई नेट की वैल्यू कितनी आ रही है? रूट ऑफ 140 एम्पियर। ये हमारे पास नेट जो करंट आएगा वो आएगा जो हम सोर्स से ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।